लास्ट बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड्स। एक साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड का, फ्रीडरिक मीशर उसका नाम था। 1868-69 में फ्रीडरिक मीशर ने क्या किया कि पस सेल के न्यूक्लियस में से एक नया मॉलिक्यूल निकाला, जो उसने देखा कि ना तो प्रोटीन है ना ये कार्बोहाइड्रेट। ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। न्यूक्लिन की जो प्रॉपर्टीज थी ना तो कार्बोहाइड्रेट वाली थी ना प्रोटीन वाली थी, नाइदर कार्बोहाइड्रेट नॉर प्रोटीन। बाद में पता चला इस न्यूक्लिन की जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो नाम न्यूक्लिन से चेंज हो गया न्यूक्लिक एसिड। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक है और पाया कहां जाता है न्यूक्लियस। फिर बाद में पता चला कि इसकी दो टाइप्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ज्यादातर ये पॉलीमर हैं, ये दोनों आप देखें तो पॉलीमर हैं। इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। पहले हम देखते हैं एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड किन कंपोनेंट से बना हुआ है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। आप ईंट को समझेंगे तो दीवार की समझ आएगी प्रॉपर्टीज। तो हम पहले उसका बिल्डिंग ब्लॉक समझ रहे हैं कि ये जिन मॉलिक्यूलों से मिलकर बना है वो इसका मोनोमर केमिकली किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है और कंपोजिशन है। तो एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेंटोज शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है या फॉस्फोरिक एसिड, और एक नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजनस बेस होती है। तो तरतीब से इनको समझते हैं। बेटा पेंटोज शुगर किसे कहते हैं? कितने कार्बन वाली शुगर? 5 कार्बन वाली शुगर। पहली बात के एल्डो शुगर है और रिंग स्ट्रक्चर में फ्यूरान है। तो ये फ्यूरान 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन 4 कार्बन इनसाइड रिंग होते हैं। 4 कार्बन है रिंग के अंदर, एक ऑक्सीजन रिंग के बाहर, रिंग के अंदर, और एक कार्बन रिंग से बाहर। कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 5। ये 2 किस्म की होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है। पहले हम देखते हैं राइबोज का स्ट्रक्चर। अगर ये रिंग है, ये शुगर है राइबोज, किस वाली? आरएनए वाली। तो इस कार्बन पे हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH2OH। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला राइबोज का क्या बनेगा? C5H10O5। और ये आरएनए शुगर है, किसमें होगी? आरएनए में होगी। कार्बन कौन सी पे एक ऑक्सीजन हमने कम करनी है? ये 1-2 दफा सवाल आ चुका है कि जो डीऑक्सी राइबोज है वो किस कार्बन पर डीऑक्सी है। तो कार्बन याद रखनी है किस कार्बन पे डीऑक्सी करना है। बाकी यही स्ट्रक्चर, बट जो डीएनए की डीऑक्सी राइबोज है, ये इसका नाम क्या है? राइबोज। ये किस में है? आरएनए में। और ये डीऑक्सी राइबोज डीएनए शुगर है। राइबोज का फार्मूला हमने क्या किया है? C5H10O5। इसका सिर्फ एक फर्क है, C5H10O4। एंड इसकी जो बात याद रखनी है, वन ऑक्सीजन एटम इज लेस एट कार्बन नंबर 2। राइबोज की डीऑक्सी फॉर्म है, ये राइबोज है, उसी राइबोज से एक ऑक्सीजन क्या हो गई तो उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। सिर्फ इतना फर्क, समझे? सवाल यह है कि ये डीऑक्सी क्यों है? अगर डीएनए में भी ये शुगर होती तो क्या हो जाता? थोड़ा सा अगर इसको आप समझ पाए, ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बनाता है। वो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सल ग्रुप से। हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं है, हाइड्रोक्सल ग्रुप रिएक्टिव है। अब जब डीएनए में ये शुगर होगी तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजनस बेस के साथ। इसके साथ ये हाइड्रोक्सल यूज हो गया तो हाइड्रोक्सल खत्म ना, बॉन्ड बन गया। ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप नए न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहां भी एक हाइड्रोक्सल ग्रुप खड़ा है, ये फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ? तो कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप बचा है। लेकिन जब ये आरएनए में आएगा, ये जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस के साथ, ये जुड़ गया नए न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये फॉस्फेट के साथ। ठीक,
तो बेटा इसमें एक हाइड्रॉक्सल फ्री बच गया आरएनए में, तो ये हाइड्रॉक्सल आरएनए को रिएक्टिव बना देगा कि ये हाइड्रॉक्सल किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी। डीएनए ने क्या करना था? जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में स्टोर नहीं होती, किसमें होती है? जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, आरएनए है? डीएनए है। तो अल्लाह ताला ने डीएनए को स्टेबल रखना था, इसीलिए एक भी हाइड्रॉक्सल ग्रुप फ्री नहीं छोड़ा। जहां पर फ्री बच रहा था वहां पर रिएक्शन हो सकता था, तो इसलिए वहां पर हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे पूछे कि ये कार्बन 2 पर क्यों डीऑक्सी होता है, तो क्या जवाब देंगे? कि इट मेक्स दिस मॉलिक्यूल स्टेबल, ताकि नॉन रिएक्टिव हो दूसरों के साथ रिएक्शन, और हाइड्रोजन एटम रिएक्ट नहीं करता। अगर इस हाइड्रोजन की जगह यहां हाइड्रॉक्सल खड़ा होता तो फिर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ रिएक्ट करता और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लॉस होने का खतरा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको कार्बन 2 पे डीऑक्सी रखा है। दूसरा कंपोनेंट फॉस्फेट या फास्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूले में देखें तो फॉस्फेट सेंट्रल एटम है फास्फोरस, और एक तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप है, तो H3PO4 ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो फॉस्फेट है ये अटैच होता है टू कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर, और ये एसिडिक मॉलिक्यूल है क्योंकि एसिड है ना फास्फोरिक, और इसी की वजह से डीएनए एसिड कहलाता है। और ये एसिड प्रोटॉन डोनर है, इसी की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जब हाइड्रोजन रिलीज कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दो तरफ से तो बॉन्डेड होगा ना, एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप इसका फ्री होता है, ये हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, प्रोटॉन डोनर है, नेगेटिव चार्ज आता है, और इसकी वजह से डीएनए पर भी, हर डीएनए के मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज होगा, और वो फॉस्फेट की वजह से, एसिडिक प्रॉपर्टी फॉस्फेट की वजह से। नाइट्रोजनस बेसेस जनरली कितनी किस्मों की हैं? 2 किस्म की हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन्स जो हैं इस तरह डबल रिंग्ड है, पायरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग्ड है। इसमें 4 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। तो जितनी भी प्यूरीन बेसेस हैं वो इस तरह से होंगी, और जितनी भी पायरिमिडीन बेसेस हैं इस तरह से। नंबरिंग किस तरह से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। अब प्यूरीन कौन कौन सी बेसेस हैं आपके कोर्स में? एडिनिन है, एडिनिन है 6 अमीनो प्यूरीन, और गुआनिन है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। ये क्या है? 6 अमीनो, क्या मतलब है? 6 पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगी? अगर 6 पोजीशन पे मैं अमीनो ग्रुप लगा दूं, ये क्या बन जाएगी? प्यूरीन क्या बन जाएगी? यार एडिनिन बन जाएगी। ये एडिनिन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये ना एडिनिन है ना गुआनिन है ना, ये जो है ये प्यूरीन है। ये प्यूरीन का जनरल स्ट्रक्चर है। प्यूरीन कंपाउंड 2 है, प्यूरीन कंपाउंड 2 है। एक प्यूरीन का नाम है एडिनिन, एक प्यूरीन का नाम है गुआनिन। जो एडिनिन है, अब इस प्यूरीन को चेंज करो, 6 पोजीशन पे क्या लगा दो? अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो 6 अमीनो प्यूरीन को क्या कहते हैं? अब 2 पोजीशन पे अमाइनो लगा दो और 6 पे ऑक्सी लगा दो, डबल बॉन्ड O। ये मैं बना देता हूं आपको मिसाल के तौर पे। मैं इसको पहले एडिनिन बना रहा हूं, गौर से देखो, बोर्ड नजर आ रहा है? मैं इसको क्या बना रहा हूं? एडिनिन बना रहा हूं। तो मैं 6 पोजीशन पे क्या लगा दूंगा? अमाइनो ग्रुप NH2। अब ये एडिनिन बन गई। क्या बन गई? एडिनिन बन गई। अब मैं क्या करता हूं? इसको गुआनिन बनाता हूं। तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, 2 पर NH2 लगाओ और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सी लगाओ। अब क्या बन गई? गुआनिन बन गई। अब बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये प्यूरीन का जनरल स्ट्रक्चर है। पायरिमिडीन है साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। बात समझे? 2 ऑक्सी 4 अमीनो
पायरिमिडीन। ये क्या बन गई? साइटोसिन बन गई। 2 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप लगाओ और 4 पोजीशन पर, तो ये साइटोसिन, ये पायरिमिडीन साइटोसिन बन गई। अब 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। 2 पर भी ऑक्सी ग्रुप लगाओ ऐसे, 4 पर भी ऑक्सी ग्रुप लगाओ, इधर मिथाइल ग्रुप लगा दो, थायमीन बन गई। आसान है ना? अब यूरासिल है, ये सिर्फ 2,4 डाइऑक्सी कर दो बस। पायरिमिडीन, फॉस्फेट बेसेस और पेंटोज शुगर, ये 3 चीजें मिलेंगी, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब देखें एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है, एक इन 5 में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस होगी और फॉस्फेट होगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये मिलते कैसे हैं? 3 कार्बन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाती है। ये एक नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन या गुआनिन, इनमें से कोई डबल रिंग्ड है, तो इसका NH ग्रुप पर हाइड्रोजन एटम है और इसके इस कार्बन पे ऊपर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर, और ये वाटर बन के निकल जाता है, तो यहां पर बॉन्ड बन जाता है। अब बेटा यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ये किस किस के दरमियान में बनेगा? डायरेक्ट कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में। इससे वाटर रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई है। ये बॉन्ड कौन सा वाला है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन 5 पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस पर अटैच होता है फास्फोरिक एसिड। यहां से फिर वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होगा, और यहां पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन ब्रिज होगी इसमें, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल हो तो ऑक्सीजन ब्रिज आता है, दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल हो तो ऑक्सीजन ब्रिज आता है। ये ऑक्सीजन ब्रिज के साथ ये जो बॉन्ड फास्फोरिक एसिड और इसके OH के साथ बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। टिपिकल न्यूक्लियोटाइड को ऐसे याद रखेंगे। इसके साथ एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो बाउंड होगा वो 3 पर बाउंड होगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ जो दूसरा बाउंड होगा, आपसे पूछे वो किस कार्बन पे बाउंड होता है? कार्बन 3 याद रखेंगे। फॉस्फेट पूछे किस बार कार्बन पे बाउंड होता है? बॉन्ड कौन सा बनाता है? एस्टर। नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पे बाउंड होती है? 1 पे। बॉन्ड कौन सा बनाती है? बस, इससे ज्यादा याद रखना भी नहीं है, समझ गए? बेस है, पहले बेस से बनता है न्यूक्लियोसाइड। बेस, नाइट्रोजनस बेस, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन। न्यूक्लियोसाइड क्या है? गौर से समझें, शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर, बेस प्लस फास्फेट। अगर फास्फेट नहीं होगा क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनिन बेस है। एडिनिन किसका नाम है? नाइट्रोजनस बेस का नाम है। एडिनिन का जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम है एडिनोसिन। कंफ्यूज नहीं होना। मैं बोलूं एडिनोसिन, इसका मतलब एडिनिन के साथ क्या मिली? एडिनिन कहां जुड़ी हुई है? शुगर के साथ जुड़ी हुई है। खाली बोलूं एडिनिन तो इसका मतलब एडिनिन अकेली है। जब लफ्ज हो एडिनिन इसका मतलब है कि ये बेस अकेली बेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन जब बेस किसके साथ मिल गई तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो नाम चेंज करेंगे। अब एडिनिन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? एडिनोसिन। अब न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड नहीं, शुगर नहीं कहें, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फेट जोड़ो, एक भी फास्फेट जुड़ जाए वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। समझे? अब देखो एडिनोसिन है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक फास्फेट जुड़ा। बेटा एक फास्फेट जुड़े, फिर एक और फास्फेट जुड़े, फिर एक और फास्फेट जुड़े, मैक्सिमम 3 फास्फेट जुड़ सकते हैं। कितने फास्फेट? 3 फास्फेट। फ्री न्यूक्लियोटाइड बता रहा हूं। तो एडिनोसिन हो गया। एडिनोसिन के साथ एक फास्फेट जुड़ा, इसको बोलूंगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट, AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट।
एक और फास्फेट जुड़ा, एक और फास्फेट जुड़ा, ये एक न्यूक्लियोटाइड फ्री मैंने बना दिया। कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, बेस है ग्वानिन। बेस क्या है? ग्वानिन शुगर के साथ मिली क्या बन गया? ग्वेनोसिन। ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझे? ये दोनों कौन सी बेसेस है? प्यूरिन या पायरिमिडीन? प्यूरिन। ये दोनों क्या है? प्यूरिन के न्यूक्लियोसाइड का उसूल है सीन लगा दो आखिर में, ऐसा या नहीं। एडेनिन थी एडिनोसिन कर दिया, ग्वानिन थी ग्वेनोसिन कर दिया। पायरिमिडीन का उसूल यह है, साइटोसिन का जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा इसको कहेंगे साइटिडीन, डीन आखिर में लगाना है। थायमिडीन, यूरिडीन, नाम सीख लो। तो अगर मैं कहूं यूरिडीन क्या है तो आप बताएं कि यूरासिल शुगर के साथ मिली हुई है और न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है जिसका नाम है यूरिडीन। तो यूरिडीन साइटोसिन है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन। इसी तरह थायमीन, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन डाइफॉस्फेट, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अब मैं एक ट्राइफॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड आपको यहां पे दिखा रहा हूं, गौर से देखें। ये सारे न्यूक्लियोटाइड इस फॉर्म में होंगे जब ये फ्री मोनोन्यूक्लियोटाइड हो। अब ये न्यूक्लियोटाइड 5 किस्में हैं। डीएनए में कौन से होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं? सिर्फ एक ही फर्क है, डीएनए में इनमें शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में शुगर होगी राइबोज। दूसरा, थायमीन डीएनए में होता है, उसकी जगह यूरासिल आरएनए में होता है। तो आरएनए के और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अगर मैं सेपरेट कर दूं एक स्मॉल बॉक्स में, तो आरएनए के और डीएनए के ये मोनोन्यूक्लियोटाइड किस तरह से होंगे? देखो, अगर मैं लिखूं एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, टीटीपी नहीं होगा और इनके साथ छोटा डी नहीं होता। इसका मतलब है जब खाली एटीपी लिखा हो, खाली एटीपी लिखा हो, इसका मतलब होता है कि दे बिलोंग्स टू आरएनए न्यूक्लियोटाइड, फ्री न्यूक्लियोटाइड बट आरएनए न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब डीएनए का शो करेंगे इसके साथ छोटा डी, डी एटीपी लिखा होगा, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी। क्योंकि ये वाला न्यूक्लियोटाइड यूरासिल इज रिप्लेस्ड, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। थायमीन वाला न्यूक्लियोटाइड आपको आरएनए में नहीं मिलेगा और यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड आपको डीएनए में नहीं मिलेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं वो दो हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है ये एब्रिविएशन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। पॉलीमराइजेशन का अमल होगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। पॉलीमराइजेशन एक एंजाइम के जरिए होती है जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अगर ये फ्री न्यूक्लियोटाइड आ रहा है डीएनए बनाने के लिए तो इसके साथ कितने फास्फेट होंगे? 3 फास्फेट होंगे। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन किन कार्बन के दरमियान में हो रही होती है? इस कार्बन पर लगे फास्फेट और 3, ये 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, 3 प्राइम और 5 प्राइम के दरमियान में 3 प्राइम पर मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम पर मौजूद है फास्फेट ग्रुप। ये रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 फास्फेट निकल जाते हैं, पायरोफॉस्फेट इनको कहते हैं। कितने फास्फेट निकल गए? इस पर कितने फास्फेट पहले लगे थे? 3, 2 निकल गए। एक फास्फेट बॉन्ड बनाएगा, फास्फेट का ये हाइड्रोक्सिल और इस हाइड्रोक्सिल के बीच में यहां पर वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर जब रिमूव हुआ तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? ऑक्सीजन ब्रिज आएगी ना, ये थी एडेनिन, ठीक है। और यहां पर
फॉस्फेट इस कार्बन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ किससे जुड़ा है? उसी तरह ऑक्सीजन ब्रिज है। ये है गुआनिन बेस। ये जो बॉन्ड बना है इसको गौर से देखें। इधर इस बॉन्ड को क्या कहते थे? ये जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, बॉन्ड की टाइप बताओ। एस्टर बॉन्ड। तो ये एस्टर है। इधर भी क्या बना है? इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, और ये एसिड है, तो इसको भी क्या बोलूं? तो फॉस्फेट दोनों तरफ से एस्टर लिंक से बॉन्डेड है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फास्फो। ये एक एस्टर हो गया, ये दूसरा एस्टर, तो इसको कहते हैं फास्फो, शाबाश, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। ठीक है, ये फास्फेट है, ये एस्टर है। मैंने आपको बताया था जब एसिड और OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बनता है, इसको हम एस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री में कहते हैं। यहां पर भी एस्टर, यहां पर भी एस्टर, बीच में फास्फेट, इसलिए दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में दो एस्टर होते हैं, इसलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जब ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते जाओ। जब आप बहुत सारे बॉन्ड्स को शो करो तो फिर आप तफसील नहीं शो करोगे, फिर ऐसे बनाओगे। इस तरह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे और क्या बन जाएगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई भी इसकी तरतीब हो सकती है, यहां एडेनिन है, यहां गुआनिन है, यहां थायामीन है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, यहां साइटोसिन है। समझे? तो ये जो चेन बनी है, इस चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस चेन के, प्रोटीन की चेन हमने पढ़ी थी, प्रोटीन की चेन, उसको क्या कहते थे? पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन की चेन को क्या कहते हैं? उसी तरह इस चेन को क्या कहते हैं? उसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन के हमने एंड्स को नाम दिए थे कि ये C टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। इसके एंड को कैसे नाम दिया जाता है? देखिए, इस चेन को आप जितना भी ऊपर बढ़ाएं तो इस एंड पर 5 कार्बन पर फास्फेट ग्रुप आएगा, तो इसको कहते हैं 5 प्राइम फास्फेट एंड। क्या कहते हैं? 5 प्राइम फास्फेट एंड। ये प्राइम क्यों कहते हैं? इधर इस चेन को जितना नीचे की तरफ बढ़ा लें, इस एंड पर क्या आएगा? कौन सा ग्रुप आएगा? हाइड्रोक्सल। और किस पर लगा हुआ है? 3 पे, तो इसको कहते हैं 3 प्राइम हाइड्रोक्सल एंड। इस चेन के दो टर्मिनल हैं, एंड कहें या टर्मिनल कहें, कि इसका एक टर्मिनल इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का हमेशा 5 प्राइम फास्फेट एंड होता है, इसका दूसरा एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सल एंड होता है। ये बात समझ आ गई? तो इस चेन में जो 5 प्राइम हम वर्ड यूज करते हैं, ये प्राइम नंबर ऑफ कार्बन है। मैंने आपको कहा था न्यूक्लियोटाइड में 2 जगह नंबरिंग है। कहां कहां? नहीं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर 2 जगह नंबरिंग है। एक नंबरिंग है शुगर के अंदर, 5 कार्बन है, नंबर देंगे ना। एक नंबरिंग आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी, इस बेस के अंदर नंबरिंग है। तो बेस की नंबरिंग और ये मिक्स ना हो जाए, बेस की नंबरिंग को विदाउट प्राइम शो करते हैं। मैं अगर कहूं 5, तो इसका मतलब है बेस का जिक्र करूं। मैं कहूं 5 प्राइम, शुगर का जिक्र करूं, तो नंबरिंग कितनी जगह पे है? 2 जगह। एक बेस में नंबरिंग है, तो बेस की नंबरिंग जो होगी वो विदाउट प्राइम है। ये यहां पॉइंट नोट कर लें। नंबरिंग जो है इन नाइट्रोजनस बेसिस, ये प्राइम वर्ड के साथ नहीं है, विदाउट प्राइम हम शो करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 इस तरह, समझे? और जो नंबरिंग है इन शुगर, पेंटोज शुगर, वो विद प्राइम होगी। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। तो अब ये हाइड्रोक्सल किस पर लगा हुआ था? 3 कार्बन पे। कार्बन किसकी थी? शुगर की या बेस की? इसीलिए हम कहते हैं 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप, क्योंकि प्राइम जो है ये शुगर की नंबरिंग है और विदाउट प्राइम नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ गई। अब डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक चेन डीएनए नहीं है, 2 चेनें आपस में मिलेंगी तब डीएनए बनेगा। देखें,
इस चेन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 5 प्राइम फास्फेट एंड है, नीचे क्या है? 3 प्राइम। अब दूसरी चेन इसके साथ जो जुड़ेगी वो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, वो एंटी पैरेलल होगी। समझ लो, ये पेन की कैप है 5 प्राइम फास्फेट एंड, और ये पेन का ये एंड जो टेल है इसकी, ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है। अगर डीएनए में एक चेन ऐसे खड़ी है, दूसरी ऐसे, उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड नहीं खड़ा होता, बल्कि यूं होता है, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। ये क्या होता है? पैरेलल। ये क्या होता है? पैरेलल। डीएनए यूं है, एक स्ट्रैंड का ऊपर अगर 5 प्राइम आएगा तो साथ वाला स्ट्रैंड जो उसके साथ खड़ा है उस पर ऊपर कौन सा एंड आएगा? 3 प्राइम। नीचे इधर 5 प्राइम है, दूसरे एंड पर 3 प्राइम। तो ये एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए है। कैसे? अब देखो, ये स्ट्रैंड देखो, ये कौन सा एंड है? इसका ऊपर कौन सा एंड है? इसका नीचे कौन सा एंड है? इसका कौन सा है? समझे? अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। इधर एडेनिन है, इधर एडेनिन के उसमें पेयरिंग में थायमीन बेस होगी। गुआनिन है तो उसकी पेयर बनाएगी साइटोसिन। थायमीन है उसके अगेंस्ट एडेनिन। समझाता हूं, ये साइटोसिन है, गुआनिन। तो डीएनए का मॉलिक्यूल दो स्ट्रैंड की पहले क्या है? एंटी पैरेलल नेचर। क्या है? एंटी पैरेलल नेचर। एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा, सामने वाले स्ट्रैंड का उसके सामने 3 प्राइम एंड होगा। नीचे 3 प्राइम होगा एक स्ट्रैंड का, तो सामने उसके 5 प्राइम। दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल नेचर। दूसरा, दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं? बेस पेयरिंग है। क्या है? बेस पेयरिंग है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 3। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है। बात समझे? तो ये है डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर। अब डीएनए का 3D स्ट्रक्चर बताया। 2 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस और क्रिक। मॉडल ऑफ डीएनए, उन्होंने 3D मॉडल ऑफ डीएनए पेश किया, जो कि बहुत बड़ा एक स्टेप है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉटसन क्रिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है ये लाइक अ ट्विस्टेड स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जानते हैं? सीढ़ियां। एक होता है लैडर। लैडर जानते हैं? आजकल ना ये रोडों के ऊपर, दुकानों के ऊपर माड़ियां बनी हुई हैं, और उस पर एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई होती है, एक डंडे के इर्द गिर्द घूम रही होती है। वो ट्विस्टेड स्टेयरकेस है। वो क्या है? ट्विस्टेड स्टेयरकेस होती है, जिसको आप पकड़ के यूं घूम के ऊपर चढ़ते हो। एक होती है सिंपल वो डंडों वाली सीढ़ी, उसको लैडर बोलते हैं। तो इनके मुताबिक डीएनए क्या है? ट्विस्टेड स्टेयरकेस की तरह है। इसके जो अपराइट्स हैं, इसके डंडे, इस लैडर के जो डंडे हैं, अपराइट्स ऑफ द लैडर, ये यूं ट्विस्टेड है। और इसके जो, जहां से आप पकड़ के ऊपर चढ़ते हो, वो क्या है? उनको अपराइट्स बोलते हैं। अपराइट्स बने हुए हैं मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। समझ लें, मुझे वो स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। शुगर फॉस्फेट बैकबोन से क्या मुराद है? ये क्या है? शुगर है ना। तो जो सीढ़ी कही जा रही है, डीएनए सीढ़ी की तरह है, ये उसके अपराइट्स बन गए। ये क्या बन गए? अपराइट्स। मुझे बताएं, ये अपराइट्स में
अब यहां पे ये है पेयरिंग, पेयरिंग भी समझते हैं बेटा। ये अपराइट्स ये हैं, ये अपराइट्स मैं अलग कर रहा हूं, ये डंडे हैं, समझे? तो अब बताओ किस चीज से बना हुआ है डंडा? शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये शुगर फास्फेट, ये शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। ये मॉलिक्यूल की बैकबोन है, मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी ये है। जरूरी नहीं है रीढ़ की हड्डी दरमियान में हो, ये रीढ़ की हड्डी है मॉलिक्यूल की, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो मॉलिक्यूल की बैकबोन शुगर फास्फेट बैकबोन है, जो कि कहां है? अपराइट्स के अंदर, उस स्टेयरकेस, उस सीढ़ी के जो अपराइट्स हैं। यहां मैं ट्विस्टेड नहीं दिखा रहा है, इसको आप ट्विस्ट कर ले अपने जहनों में, ये उसी तरह ट्विस्टेड है, लेकिन किनारे उसके अपराइट्स किस चीज से बने हुए हैं? बैकबोन से। और रंग्स ऑफ स्टेयरकेस, ये फटियां जो है बीच में जहां पर पांव रखते हैं, ये किस चीज से बनी हुई है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स से। ये किस चीज से बनी हुई है? अपराइट्स बने हुए हैं, अपराइट्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। समझे? ये बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बेस पेयर्स क्या होते हैं? वाटसन क्रिक ने, एक और साइंटिस्ट ने ये उसूल दिया, उसको कहते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था चारगॉफ, चारगॉफ्स रूल इसको हम कहते हैं डीएनए में। चारगॉफ रूल क्या है? चारगॉफ रूल में उसने कहा कि जो बेस पेयरिंग है, गौर से समझें, डीएनए में ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विद, सो अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल, ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन ऑलवेज इक्वल। ये पेयरिंग को शो कर रहा है, ये अमाउंट को शो कर रहा है कि इसका अमाउंट क्या है। अमाउंट भी क्या होता है? अगर किसी डीएनए के मॉलिक्यूल में 10 एडेनिन खड़े हैं तो 10 थायमिन खड़े होंगे, पेयरिंग है ना। 10 गुआनिन खड़े हैं, 10 साइटोसिन अमाउंट। तो इन्होंने कहा गुआनिन का अमाउंट इक्वल साइटोसिन, इसलिए एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस, दिस इज कॉल्ड चारगॉफ्स रूल। कैसे पता चला इसको कि ये अमाउंट इक्वल है? ये तो हमें पता है ना कि साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्डिंग कर रही है, नजर तो नहीं आता। तो इनको कैसे पता चला? इन्होंने देखा कि डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, और थ्रू आउट इट्स लेंथ ना कभी 2 नैनोमीटर से ज्यादा होता है डायमीटर, ना कभी 2 नैनोमीटर से कम होता है। और से समझे इस बात। डीएनए का डायमीटर क्या है? कॉन्स्टेंटली कितना है? 2 नैनोमीटर। डायमीटर डीएनए का 2 नैनोमीटर। एक बात का जवाब दो, अगर डायमीटर 2 नैनोमीटर, समझ लें ये एक मॉलिक्यूल है जिसका 2 नैनोमीटर डायमीटर है। एक तरफ अगर डबल रिंग बेस आ रही है तो एक तरफ सिंगल रिंग, एक तरफ बेस डबल रिंग होगी तो एक तरफ, अगर कहीं दोनों डबल रिंग बेसेस आ जाती तो डायमीटर क्या हो जाता? अगर कहीं 2 सिंगल रिंग बेसेस आमने सामने आ जाती तो डायमीटर क्या हो जाता? लेकिन ना डायमीटर ज्यादा हो रहा है, 2 नैनोमीटर का कांस्टेंट डायमीटर है। इसका मतलब है अगर एक तरफ सिंगल रिंग बेस खड़ी है तो पेयरिंग में दूसरी तरफ डबल रिंग है। एक तरफ डबल आ गई तो पेयरिंग में आगे सिंगल रिंग बेस है। यानी कि एक तरफ प्यूरिन है तो पेयर में साथ पायरिमिडीन है, अगर एक तरफ पायरिमिडीन है तो पेयर में साथ। अब मुझे बताओ एडेनिन क्या है, प्यूरिन या पायरिमिडीन? प्यूरिन। और थायमिन क्या है? कोई 2 प्यूरिन आपस में बॉन्डेड नहीं है, कोई 2 पायरिमिडीन आपस में बॉन्डेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो डायमीटर में चेंज आता, अगर डायमीटर में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन ऑलवेज पेयर विद। और यही बात फिर साबित हुई कि एडेनिन को देखा कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही है, किसके साथ? थायमिन के साथ।
और गुआनिन प्यूरिन बेस है, साइटोसिन के साथ वो पेयरिंग करती है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इन्होंने कहा कि जो रंग्स ऑफ द लैडर हैं या स्टेयरकेस हैं, ये किससे बने हुए हैं? वाटसन क्रिक के मुताबिक नाइट्रोजनस बेस पेयर से बने हुए हैं। डायमीटर मॉलिक्यूल का कितना है? 2 नैनोमीटर। लेकिन जब एक 360 डिग्री का ट्विस्ट आता है, सिंगल टर्न इसको कहते हैं, 360 डिग्री टर्न, डीएनए को यूं पकड़ो और इसको पूरे सर्कल में 360 डिग्री पर घुमाओ, ऐसे, ये एक टर्न होता है, सिंगल टर्न, 360 डिग्री टर्न। वाटसन क्रिक के मुताबिक इस सिंगल टर्न के अंदर ये 360 डिग्री का टर्न है और इसके अंदर 10 से 11 बेस पेयर्स हैं। यहां से यहां तक एक टर्न पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये सीधा मॉलिक्यूल नहीं है, यूं ट्विस्टेड है, तो एक टर्न जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आप छोड़ेंगे तो ये एक टर्न पूरा हो जाएगा। इस एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10 से 11 बेस पेयर्स हैं। ये जो बेस पेयर आ रहे हैं सीढ़ियां, ये कितनी है? 10 से 11। और इस एक सिंगल टर्न में 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। हर दो बेस पेयर के दरमियान में 0.34 नैनोमीटर का गैप है। और बात क्या बताई? बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, कितना इसके और इसके दरमियान में कितना फासला है? 0.34 नैनोमीटर। यहां से यहां तक डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। एक टर्न कितना है? 3.4 नैनोमीटर। और दो बेस पेयर के दरमियान में फासला 0.34 नैनोमीटर। इसको 3.4 नैनोमीटर कर लो, इसको 0.34 नैनोमीटर कर लो। आसान बात है याद रखने के लिए। तो वाटसन क्रिक ने पूरा डिटेल से समझाया कि डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर की तरह है। इस लैडर के अपराइट्स शुगर फास्फेट से बने हुए हैं। इसके जो रंग्स हैं वो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग करते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। पेयरिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रही है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि ये ट्विस्टेड स्टेयरकेस है, तो ट्विस्टेड में जो सिंगल टर्न है वो 360 डिग्री का टर्न है और इसमें 10 से 11 बेस पेयर है और इसकी लंबाई 3.4 नैनोमीटर है। और जो दो बेस पेयर सक्सेसिव 2 बेस पेयर के दरमियान में फासला 0.34 नैनोमीटर है। तो ये एक ट्विस्टेड लैडर की तरह है जिसको हम डीएनए कहते हैं। उन्होंने इसका 3 डायमेंशनल मॉडल पेश किया, वाटसन क्रिक मॉडल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, इसके कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में फर्क, कितने किस्मों के होते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड से आज हमने बनाया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। डीएनए का क्या फंक्शन होता है? इस मॉलिक्यूल का, हर मॉलिक्यूल का हमने फंक्शन पढ़ा। इसका क्या फंक्शन? इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का फंक्शन के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? ये जेनेटिक मटेरियल है या विरासती मादा, हेरिडिटरी मटेरियल। एंड इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये फंक्शन है डीएनए का। डीएनए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बल्कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड्स, डाई मीन्स 2, डाई मीन्स, तो डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये ऐसे कोएंजाइम्स हैं जो डिराइव होते हैं विटामिन से। ये दोनों बातें इतना आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लें। विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम को डाइन्यूक्लियोटाइड है, बनते हैं विटामिन से और एक्ट करते हैं कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। ये डीएनए आरएनए का पार्ट नहीं है, बल्कि विटामिन से डिराइव होने वाले कुछ कोएंजाइम्स को हम डाइन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं? पहला डाइन्यूक्लियोटाइड, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एनएडी, क्या बनता है एनएडी से? निकोटीनामाइड, एडेनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है NAD से? निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर को समझे। एक विटामिन है B3। कौन सा विटामिन है? B3। ये विटामिन B3 जो है, इसका दूसरा नाम है नायासिन या निकोटीनिक एसिड। एक विटामिन है, आपको फूड में मिलता है, नायासिन कहते हैं, विटामिन B3 कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, निकोटीनिक एसिड कहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाऊं आपको, ये नहीं याद रखना आपने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा। ये इसका फार्मूला, ये एक विटामिन है। विटामिन हमारी फूड का हिस्सा है। इससे एक न्यूक्लियोटाइड मैं बनाता हूं। अब मैं इसे NAD बनाने लगा हूं। मैंने कहा ये कोएंजाइम है जो कहां से डिराइव होते हैं? विटामिन से डिराइव। अब अगर कोई नाइट्रोजन कंपाउंड राइबोज शुगर के साथ बॉन्डेड हो, लेकिन ये निकोटीनिक एसिड चेंज हो जाता है, निकोटीन अमाइड में NH2 ग्रुप लग जाता है। CO पे क्या लग जाता है? नहीं, पहले मॉडिफिकेशन है ना, वो सारे रिएक्शन तो आपके कोर्स में नहीं है। शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस नॉर्मल होती है DNA RNA में या मोनोन्यूक्लियोटाइड में, लेकिन ये नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस नहीं है, एक विटामिन से डिराइव मॉलिक्यूल है जिसको क्या कहा जा रहा है? निकोटीनिक एसिड। विटामिन B3 है। अब ये निकोटीनामाइड बन गया। ये क्या बन गया? निकोटीन अमाइड। बेटा निकोटीनामाइड जो है ये अटैच हो जाता है किसके साथ? इस शुगर के साथ, और इस कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है ना। इसको एक न्यूक्लियोटाइड तो आप कह सकते हैं ना, कि नहीं? इसको आप एक न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं ना, लेकिन ये वो DNA का न्यूक्लियोटाइड नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो है। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी शर्तें हैं? एक नाइट्रोजनस बेसिक कंपाउंड हो, ये नाइट्रोजनस बेसिक कंपाउंड है, शुगर हो और फॉस्फेट हो। एक न्यूक्लियोटाइड इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाला, ये बेटा एडेनिन का नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, ये बेस है। इस कार्बन पे क्या होता है? फॉस्फेट। इसके फॉस्फेट को आपस में जोड़ दो। वैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से कहां बॉन्डेड होता है? कार्बन 3 पे। मैं क्या कहा, डाई न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा बॉन्डिंग कहां होगी? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और दूसरे आपस में जुड़ गए, यहां वाटर रिमूव हुआ और ये POC का बॉन्ड बन गया, सॉरी POP का, फॉस्फेट और फॉस्फेट का एनहाइड्राइड बॉन्ड, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड इसको कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। बहरहाल बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे निकोटीनामाइड और एडेनिन का डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझे? किस किस कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है? एक न्यूक्लियोटाइड किसका है? निकोटीनामाइड का, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD। समझ आ गई बात की? तो ये दो न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखिए यहां पर, दो न्यूक्लियोटाइड आर कनेक्टेड केमिकली। इसी NAD से एक और इससे मिलता जुलता कोएंजाइम है, उसमें सिर्फ यहां पर फॉस्फेट लगा दो। क्या लगा दो? इस एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड पे यहां पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। ये बन गया NADP, एक दूसरा कोएंजाइम।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पहले स्ट्रक्चर समझ लो, फंक्शन पे मैं आता हूं। इसको क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक और न्यूक्लियोटाइड, ये एक और डाइन्यूक्लियोटाइड। एक होता है वो इसी की रिड्यूस फॉर्म है, NAD की रिड्यूस फॉर्म NADH2, FAD की FADH2, NADP की NADPH। समझे? एक और है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक और, ये दोनों NADP और NAD किस विटामिन से डिराइव होते हैं? MCQ बताओ। B3, नायासिन या निकोटिनिक एसिड। इन तीनों में कोई भी ऑप्शन पड़ा हो सवाल हल करते वक्त टिक कर दो। ये दोनों जो डाइन्यूक्लियोटाइड है उससे डिराइव होते हैं। जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या FMN भी होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी होता है, ये विटामिन B2, विटामिन जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। समझे? इससे डिराइव होते हैं। देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस तरह इस तरह का 3 रिंग वाला नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फ्लेविन। क्या कहते हैं? फ्लेविन। इसके साथ लगी होती है 5 कार्बन की शुगर। राइबोस, ये क्या होती है? स्ट्रेट चेन में रिंग नहीं है। ये राइबोस, ये फ्लेविन क्या बन गया? राइबोफ्लेविन। ये विटामिन B2 है। इसके साथ यही एडेनिन वाला जोड़ दो। अच्छा, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा दो तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, फॉस्फेट लग गया तो फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड इसको कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। इसके साथ एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ जोड़ो। इसके साथ एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ जोड़ो। ये क्या है? एडेनिन है ना। तो फ्लेविन एडेनिन, क्या नाम है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें शुगर फ्लेविन फॉस्फेट, इसमें शुगर फॉस्फेट एडेनिन, तो 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। बेटा ये सारे मॉलिक्यूल तीनों, अभी आपने स्ट्रक्चर को समझाया। स्ट्रक्चर आप पेपर में ये नहीं बनाएंगे, आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वही बनाएंगे। वो शॉर्टकट है, लेकिन उसको रट्टा मारना पड़ता। अब आपको बात समझ आ गई है कि इसको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, इसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, ये किस विटामिन से डिराइव होता है, ये दोनों किस विटामिन से डिराइव होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक फॉस्फेट का। NADP और NAD में एक फॉस्फेट का फर्क है। NADP में फॉस्फेट है, उसमें फॉस्फेट नहीं है। और दूसरा, ये कहां इस्तेमाल होते हैं, इनका अगर मैं फंक्शन बताऊं तो बहुत सिंपल है। ये सारे मॉलिक्यूल एक्ट एज कोएंजाइम्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कौन से होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, ये कोई सबस्ट्रेट है, इसके पास हाइड्रोजन है, एक एंजाइम है इसको प्रोडक्ट में बदल रहा है, हाइड्रोजन निकल गए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जब हाइड्रोजन निकले, ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन करेगा? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसका कोई एंजाइम आता है NAD या FAD, और वो ये हाइड्रोजन लेके NADH2 बन जाता है।
ये NAD की कौन सी स्टेट है? ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड? ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन लेके क्या हो गया? सबस्ट्रेट की ये कौन सी स्टेट है? रिड्यूस्ड। ये हाइड्रोजन दे के क्या हो गया? सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, NAD की क्या हो रही है? तो ऐसे रिएक्शन में एंजाइम कौन? डिहाइड्रोजिनेज क्या है? एंजाइम। NAD क्या है? NAD क्या है? कोएंजाइम। ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन के कोएंजाइम्स हैं, सिंपल। सारे डाइन्यूक्लियोटाइड्स रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के क्या हैं? कोएंजाइम। सो दे एक्ट एज कोएंजाइम। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उनमें एंजाइम वाला, उसमें आप मजीद सीख लेंगे। ये बात वहां मुझे नहीं समझानी पड़ेगी इतनी कि कोएंजाइम क्या होता है। बात समझे? एक एंजाइम होता है, एक कोएंजाइम होता है। तो ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड हैं दे एक्ट एज कोएंजाइम्स। बस इसको बंद कर।